संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में संदेश खाली जा रहे समिति के सदस्य भोजेर हाट में फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका गया था। सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका गया और इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हिरासत में लिया। तस्वीरें आप देखिए, भोजेर हाट में टीम को पहले रोका गया जो कि संदेश खाली जा रही थी। इस पूरे मामले पर और जानकारी को इकट्ठा करने के लिए सिविल सोसाइटी की टीम ये बतलाई जा रही, लेकिन इस टीम को भोजेर हाट में रोक लिया गया संदेश खाली से काफी पहले और इसके बाद सभी को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, संदेश खाली पश्चिम बंगाल का ये पूरा मामला और लगातार इसको लेकर जहां एक तरफ सियासत काफी ज्यादा गर्म है, वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, आखिर उसे कब पुलिस पकड़ेगी। लेकिन वहीं लगातार इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश भी की जा रही है और इसी को लेकर जब सिविल सोसाइटी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच रही थी तो उसको हिरासत में ले लिया गया। और इससे जुड़े एक और बड़ी खबर, संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा है गवर्नर से मुलाकात करेंगे, यहां का हाल बताएंगे, गृह मंत्रालय को भी जानकारी दी जाएगी। तो अब क्योंकि रोका गया है संदेश खाली जाने से इस टीम को, तो अब इस टीम के जो सदस्य हैं वो ये बता रहे हैं कि गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात करेंगे और जो वहां के हालात हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी देंगे कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं और क्या हो रहा है। और साथ ही साथ ना सिर्फ गवर्नर राज्यपाल बल्कि गृह मंत्रालय को भी संदेश खाली के हालात पर जानकारी देंगे। सुनिए आप क्या कहा गया। यहाँ भी बैठे, यहाँ भी दिक्कत है वो लोगों को, तो क्या करेंगे, विल फर्स्ट सीक द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट मिले तो यहाँ का पूरा हालत उनको बताएंगे। बाद में दिल्ली में जाके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कुछ भी कहीं भी हो सकता है तो ये हालत उनको बताएंगे। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य हमारे संवाददाता है भोजर हाट से, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव है। आदित्य ये बताइए, क्योंकि भोजर हाट में ही इस टीम को रोक लिया गया है, सिविल सोसाइटी की ये जो टीम है इस वक्त कहां पर है, क्योंकि हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। देखिए, वो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो कलकत्ता से संदेश खाली जाने के लिए तैयार है और उनका जो रूट है भोजेरहाट, बासंती हाईवे के पास जो रूट है भोजेरहाट, वहाँ पर पुलिस की तरफ से उनको रोक दिया जाए क्योंकि ये भोजेरहाट संदेश खाली जो एरिया है यहाँ पर 144 है। 144 के लिए वो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम आ रहा है उनके साथ जो टीम है, टीम को रोक दिया जाए भोजेरहाट में। ये तस्वीर दिखा रहा है, ये संदेश खाली गाँव है, संदेश खाली गाँव का चेहरा है। ये 144 इम्पोज है और पुलिस की तरफ से यहाँ पर एक कंप्लेन लेने के लिए कैंप है। ये कैंप में गांव का जो लोग है वो आ रहा है, शेख शाहजहां और उनका भतीजा जो है सिराजुद्दीन, उनके नाम के एफआईआर कर रहा है, उनके नाम से अभियोग कर रहा है पुलिस की तरफ से। सबके मिलकर ये जो संदेश खाली गाँव है, ये जो भोजेरहाट इलाका है, ये सब एरिया में 144 है और इसीलिए जो फैक्ट फाइंडिंग टीम आ रहा है ये संदेश खाली में, उनको रोक दिया जाए। और हमके जो खबर मिल रहा है, जो ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो भोजेरहाट से कलकत्ता निकल गए और गवर्नर के साथ उनका एक मुलाकात करने का प्रयास है। ये हम लोग सूत्र मार्फत खबर मिल जाए। ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम को भोजर हाट में रोका गया और अब जानकारी आ रही है कि ये टीम कोलकाता जाएगी और वहां पर गवर्नर से मुलाकात करेगी। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर यह बड़ा खुलासा हो रहा है, जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। टीवी9 के पास शेख शाहजहां पर दर्ज एफआईआर की कॉपी है। बीजेपी कार्यकर्ता के कत्ल में मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, ये जानकारी आ रही है। कत्ल के दोनों मामलों में दायर चार्जशीट में शेख का नाम नहीं है। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। तो एक और बड़ा खुलासा, एक और मामले का खुलासा टीएमसी के नेता शाहजहां शेख को लेकर, और खुलासा यह हो रहा है कि जो शेख शाहजहां है उस पर जो एफआईआर दर्ज की गई उसकी कॉपी से खुलासा हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के कत्ल में मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां। कत्ल के दोनों मामलों में दायर चार्जशीट में शेख का नाम नहीं है। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर को दर्ज किया था, लेकिन इसमें शेख शाहजहां का नाम ही नहीं दर्ज किया गया। तो शाहजहां शेख पर मेहरबान है बंगाल पुलिस, ये खुलासा भी होता हुआ नजर आ रहा है। जो हमने आपको बड़ी खबर अभी बताई, 3 हत्याओं का आरोप लगा, एफआईआर में नामजद, चार्जशीट में आरोपी नहीं।
तो आप देखिए क्या जानकारी सामने आ रही। देवदास, प्रदीप और सुकांता मंडल की हत्या के में जो आरोप है वो लगा है और मुख्य आरोपी के तौर पर है ये। तीनों मृतक बीजेपी के कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति के थे। 2019 में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर तीनों हत्याओं का आरोप लगा। अभिषेक बनर्जी का करीबी होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई, ये सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और जो चार्जशीट है वहां पर भी शाहजहां शेख का नाम नहीं है। यानी आप देखें कैसे लगातार पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है। यानी ना सिर्फ जो ताजा मामला निकलकर सामने आया महिलाओं की तरफ से, संदेश खाली की महिलाओं की तरफ से लैंड ग्रैबिंग की जो बात कही गई, जमीन कब्जाने के साथ साथ यौन शोषण वहां पर, बल्कि 2019 का मामला, हत्या का मामला, यहां पर भी कैसे मेहरबानी की गई। शाहजहां शेख की क्राइम कुंडली आपको दिखाते हैं। देवदास मंडल, 8 जून 2019 को इनकी किडनैपिंग की गई। 9 जून 2019 को पत्नी ने एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कराई और इसके बाद में कई टुकड़ों में इनका शव मिला देवदास मंडल का। शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर इसका आरोप लगा। चार्जशीट में शाहजहां 23 आरोपियों के नाम है ही नहीं, जिनके नाम एफआईआर में नहीं वो चार्जशीट में आरोपी। 3 साल के बाद दायर की गई थी इस पूरे मामले में चार्जशीट। तो आप देखिए, एक तो नाम नहीं इसमें डाला गया पुलिस की तरफ से शाहजहां शेख का, और दूसरी बात ये 3 साल का वक्त लग गया पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर करने का। यानी आप देखिए कि देवदास मंडल जिनकी तरफ से मामले में एफआईआर करवाई गई थी, नाम दिया गया था, लेकिन पुलिस क्या कर रही है। अगला नाम है प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल का। 9 जून 2019 को इनका कत्ल होता है, मर्डर होता है। गारमेंट शॉप में घुसकर शाहजहां गुर्गों ने गोली मारी थी इनको। पॉइंट ब्लैंक से सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई, जो खबर आ रही है। दोनों आंखें बाहर निकाल ली गई थी। इतना विभत्स ये पूरा मामला था। अभी तक इस डबल मर्डर का ट्रायल तक शुरू नहीं हो पाया है। जिनका नाम एफआईआर में नहीं वो आरोपी बना दिए गए। 5 आरोपी फरार हैं, कोर्ट से वारंट तक नहीं लिया गया है। एफआईआर से मुख्य आरोपी शाहजहां का नाम मिटाने की कोशिश की गई है। तो यह सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से। जो खुलासा हो रहा है उसके जरिए जो बातें निकलकर सामने आ रही है। और आदित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, ये तो वाकई बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि सवाल तो उठाया जा रहा था कि आखिर ये जो मामला है संदेश खाली का, इसमें शाहजहां शेख कहां है, पुलिस इसको क्यों नहीं पकड़ पा रही। लेकिन अब तो 2019 का 3 मर्डर का, जो बीजेपी के नेता उनके कत्ल का मामला सामने आ रहा है, लेकिन वहां पर भी पुलिस की मेहरबानी साफ नजर आ रही है। हाँ, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है जो क्यों पुलिस शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं किया। लेकिन जो विपक्ष नेता है, जो विपक्ष टीम है पश्चिम बंगाल में, वो जो बोल रहा है कि ये शेख शाहजहां टीएमसी का एक बड़ा नेता है, इसीलिए पुलिस उनको अरेस्ट नहीं किया है। देखिए अब जो बोल रहा है 2019 में और जो इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन के तरफ से उनका अगेंस्ट, शाहजहां के अगेंस्ट के एक मामला था, मर्डर का मामला था, चार्जशीट पे उनका नाम था। लेकिन ये जो बंगाल पुलिस है, बंगाल पुलिस कोई स्टेप नहीं आता शाहजहां के लिए। और विपक्ष का जो टीम है, विपक्ष का जो लीडर है, वो बोल रहा है ये शाहजहां इतना क्षमताशाली है, इतना पावरफुल लीडर है, इसीलिए ये बंगाल को जो पुलिस है, ये बंगाल पुलिस उनका अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं ले रहा है। स्टिल नाउ शेख शाहजहां का जो मामला है, ये मामला सबसे बड़ा मामला है। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो क्यों बंगाल पुलिस शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं किया। बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर सवाल है और अभी भी शेख शाहजहां कहां पर है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में बाकी जो 2 आरोपी हैं वो तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन शाहजहां शेख के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शुक्रिया आपका आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर संदेश खाली को लेकर ही, शाहजहां शेख पर फैक्ट फाइंडिंग टीम की सदस्य की तरफ से बयान आया है। शाहजहां को छोड़ हमें पकड़ रही है पुलिस। पुलिस ने कानून का तमाशा बना दिया है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें कि सिविल सोसाइटी की टीम कौन सा न्याय है संदेश, अपराधियों पर इतनी जो अपनी ताकत लगा रहे हो, अपराधियों पर लगाओ ना। प्रॉब्लम कहाँ है, पकड़ के उसको मीडिया के सामने लाओ ना, जिसको लाना है। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है, उसको पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो। तमाशा बना कर रखा हुआ है कानून का।
बंगाल की पुलिस का रोल पूरा बायस्ड है और इनको जो भी आदेश दिया गया उसके बेसिस पे ये कर रहे हैं। लेकिन ये जिसने भी आदेश दिया है, क्या हुआ, क्या छोटी टीम क्या क्यों डिटेल पुलिस से पूछिए हमने कौन से कानून का उल्लंघन दिया। दे हैव नॉट टोल्ड मी। सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या? और ऐसे धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने? उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे, सारा इट्स लाइक अ पुलिस स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फियर। हमें डिटेल करोगे भी क्यों? इस कानून के अंतर्गत हमें डिटेल करोगे आप? हमने क्या है? सड़क पर तो नहीं बैठे हम, वहाँ बैठे हुए थे फुटपाथ पर, वहाँ भी नहीं बैठने दिया आपने। तमाशा बना के रखा हुआ कानून का। कुछ और गिरेगा, क्या गिरेगा? समय आने में पता चलेगा क्या गिरेगा। हम नहीं गिरेंगे। तो सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को आपने सुना, और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। TV9 पर संदेश खाली की पीड़ितों का बयान। हम दीदी को प्यार करते हैं लेकिन सिर्फ पीएम मोदी हमें बचा सकते हैं, यह पीड़ित की तरफ से कहा गया। अगर बीजेपी हमें मोदी के पास लेकर जाएगी तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। पूरा संदेश खाली पीएम मोदी के सामने जाएगा। पीएम के बंगाल दौरे पर उनसे बताएंगे अपना दर्द। यह संदेश खाली की पीड़ितों की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें, संदेश खाली का मामला जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त गरमाया हुआ है, और इस पूरे मामले पर टीएमसी सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब TV9 पर संदेश खाली की जो पीड़िता है उनका बयान आया है, और उनकी तरफ से क्या कहा गया कि हम दीदी को प्यार करते हैं लेकिन सिर्फ पीएम मोदी हमें बचा सकते हैं। अगर बीजेपी हमें मोदी के पास लेकर जाएगी तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मार्च महीने में मार्च महीने की शुरुआत में पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिन का अलग अलग तारीखों में दौरा है पश्चिम बंगाल का, और ऐसे में संदेश खाली की जो पीड़िता है उनकी तरफ से कहा गया कि वो मुलाकात करना चाहेंगी प्रधानमंत्री से। तो संदेश खाली के लोगों ने शेख शाहजहां शिबू हाजरा के फार्म हाउस को खुद ही आग के हवाले कर दिया। जो फार्म हाउस था, दरअसल आरोप यह है कि शाहजहां के लोगों ने बुलडोजर चलाकर गांव वालों की जमीन को हड़प लिया। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की यह रिपोर्ट। संदेश खाली के लोग शेख शाहजहां शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के ऊपर इस कदर नाराज थे कि उनका जो फार्म हाउस था उसको यहाँ पे तोड़फोड़ काट डाला, और ये तोड़फोड़ हाल ही में हुआ है। मैं अपना अभिजीत कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत को कहूँगा दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो हुआ है, उनका एक घर था, यहाँ पे जला डाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो घर है इनको पूरा तोड़फोड़ यहाँ पे कर डाला। ये तोड़फोड़ का निशान अभी भी यहाँ पे है। कहा जा रहा है, गांव वालों कह रहे हैं कि यहाँ पे जो था शिबू हाजरा का जो कर्मचारी थे उनका फार्म का, वो यहाँ पे रहते थे, इसको पूरा तोड़फोड़ कर दिया। इसका कारण ये है, मेरे सामने यहाँ पे जो ज़मीन है, ये ज़मीन पहले फार्मिंग का ज़मीन हुआ करता था, जहाँ पे आबादी थी, जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, लेकिन ज़बरदस्ती इसके ऊपर बुलडोज़र चला के ये ज़मीन को यहाँ पे उन्होंने हड़प लिया और उसके बाद इसको फिशरी में तब्दील कर लिया। यही पूरा संदेश खाली का स्टोरी है कि गांव के गांव यहाँ पे बंजर हो चुका है क्योंकि ये नमकीन पानी है और इसको यहाँ पे फिशरी में तब्दील कर दिया गया। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीएसपी की, क्योंकि आज बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। कुछ देर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे बीएसपी सांसद रितेश पांडे। बीएसपी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे। बीएसपी के 2 और सांसद एनडीए के संपर्क में है, ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। बीएसपी के 4 सांसद समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी हैं, यानी कुल मिलाकर ऐसे 7 सांसद हैं जो कि बीएसपी से किनारा करते हुए नजर आ रहे। जो खबर आ रही है, बीएसपी के सांसद जो कि अंबेडकर नगर से है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बस कुछ ही देर में वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, खबर आ रही है। और वहीं 2 और बीएसपी के सांसद हैं जो एनडीए के संपर्क में है और 4 सांसद समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी हैं। इसलिए आप सब देख रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सब जानते हैं रितेश पांडे जी को। रितेश पांडे जी बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर सीट से सांसद हैं। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। आपके पिताजी भी अंबेडकर नगर से विधायक रह चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सर्वप्रथम मैं आप मंचासीन हमारे जो नेतृत्व उनका परिचय भी आपसे करा दूं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय तरुण चुग जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हम लोगों के बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया विभाग के हम दिखा रहे हैं रितेश पांडे जो कि अभी तक बीएसपी के साथ है, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हो गए हैं और बीएसपी को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं रितेश पांडे। तो सांसद रितेश पांडे जो कि अंबेडकर नगर से सांसद और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये मायावती के लिए, उनकी सियासत के लिए और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ना सिर्फ रितेश पांडे को लेकर खबर है, क्योंकि वो अब शामिल हो रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर रितेश पांडे जो कि इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो तस्वीरें। लेकिन इसके अलावा खबर यह भी है कि 2 और सांसद हैं बीएसपी के जो कि एनडीए के संपर्क में हैं और इसके साथ साथ 4 सांसद इस वक्त समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी हैं। तो ये अपने आप में मायावती के लिए काफी बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि इस पर मायावती की तरफ से बयान भी सामने आया और उनकी तरफ से यह कहा गया कि पार्टी का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि है और निजी फायदे के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। यह सारी जानकारी मायावती की तरफ से रखी गई सामने जब उनसे इस पर रिएक्शन लिया गया। राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय बलूनी जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, सह प्रभारी सह मीडिया के काम देख रहे आदरणीय मयूख जी और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी हमारे मित्र आदरणीय बैजयंत पांडा जी और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित लोकसभा के सांसद हमारे छोटे भाई हमारे मित्र आदरणीय रितेश पांडे जी, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज रविवार के बावजूद आप सबने महत्वपूर्ण समय निकाला। रितेश पांडे जी के बारे में कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। रितेश पांडे जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोकसभा के अंबेडकर नगर से सांसद हैं। इससे पहले आपने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, मेधावी छात्र रहे हैं। बाल्यकाल से ही आपका जीवन सामाजिक कार्यों के साथ साथ पढ़ाई में लगा और अपने पिताजी श्री राकेश पांडे जी जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और पूर्व में लोकसभा के भी सदस्य अंबेडकर नगर से रह चुके हैं, उनके साथ काम करते करते सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते लेते आप लोकप्रिय होते गए और अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए। रितेश पांडे जी के संबंध में ये विशेष उल्लेखनीय बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर देश और प्रदेश में काम किया और विकसित भारत की संकल्पना रखी, तो उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास, देश का चतुर्मुखी विकास जिस गति से हो रहा है और विकसित भारत के साथ चलने के लिए रितेश पांडे जी ने तय किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में देश के लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान आज माननीय मोदी जी को अपना नेता मानते हुए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं रितेश पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि जिस ढंग से रितेश पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्य बनकर के
एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है कि देश में विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी है, उस दिशा में पूरे प्रदेश के नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और देखिए, इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने पुल का पैदल चलकर निरीक्षण भी किया। इस पुल की कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री सुदर्शन सेतु के उद्घाटन करने के बाद द्वारकाधीश मंदिर के लिए रवाना हो गए और वहां पर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर बेट द्वारका की है, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और फिर आप देखिए द्वारकाधीश के दर्शन किए हैं द्वारका पहुंचकर। और इस बीच द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का जो उद्घाटन किया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, ये देखिए बेहद ही खास, क्योंकि खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं। स्कूबा डाइविंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट पर सवार हुए हैं। तो यह भी एक अंदाज है प्रधानमंत्री का, जो कि उनके समर्थकों को काफी भाता भी है। हमारे सहयोगी किंजल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरियाई प्रवासन को किस तरह से डेवलप किया जाए, तो खुद स्कूबा डाइव है वो प्रधानमंत्री ने की है। अभी हम आपको सीधे जो नज़ारे दिखा रहे हैं वही है कि जहां से प्रधानमंत्री स्कूबा डाइव कर चुके हैं। हालांकि 10 दिनों से अगर हम बात करें तो ये जो पूरा बेल्ट है, ओखा का जो पूरा दरियाई पट्टा है, वहां पे जो प्रैक्टिस थी नेवी वालों की चल रही थी। खास करके सुदामा ब्रिज और सुदर्शन ब्रिज जो है, उन दोनों के बीच में एक जगह थी, वो डिसाइड की गई थी। अगर आज हम बात करें तो जिस तरह से लक्षद्वीप के अंदर एक जो टूरिज्म डेवलप करने के लिए, टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए प्रधानमंत्री ने वहाँ पे स्कूबा डाइव की थी, उसी तरह से अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो समंदर किनारा है, सबसे बड़ी जो समंदर सीमा है, वो गुजरात के पास है। और उसको किस तरह से आयात निकास के लिए यूज़ किया जाए या तो उसको किस तरह से प्रवासी पर्यटन स्थलों के लिए डेवलप किया जाए, वो हमेशा एक जो लगातार प्रयास है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। शिवराज ब्रिज की बात की जाए कि शिवराजपुरा का जो बीच है वो सबसे पहला जो बीच है कि जहाँ पे ब्लू टिक मिली हुई है, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी आज जो द्वारका है, द्वारका ओखा का जो समंदर किनारा है, वहाँ पर भी स्कूबा डाइव की है। तो देखिए, हमारी संवाददाता किंजल आपको जानकारी दे रही थी। और प्रधानमंत्री का ये एक और अंदाज, और स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा इससे पहले जब लक्षद्वीप भी गए थे तो वहां की तस्वीरें भी प्रधानमंत्री ने शेयर की थी। और यहां पर भी साफ कोशिश नजर आती है कि कैसे सुदर्शन चक्र ब्रिज, जिसका आज उद्घाटन किया गया है, और साथ ही साथ स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें, कैसे पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। खुद प्रधानमंत्री की निजी तौर पर यह काफी कोशिशें होती है, एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है। अब बात करते हैं मन की बात की। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। मन की बात का अगला एपिसोड 3 महीने के बाद होगा। मार्च में लग सकती है आचार संहिता। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर रिकॉर्ड तोड़ करें मतदान, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से आज मन की बात में कहा गया। सुनिए आप। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा।